Hello everyone, welcome to the Unique Educators. My dear friends, how are you all? I hope you all are doing well and learning something new. साथियों, पिछले लेक्चर्स में हमने केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस किया था। इससे जस्ट रिसेंट लेक्चर में हमने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन के परमाणु मॉडल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम सेकेंड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल को बहुत ही इजीस्ट वे में एक सीक्वेंस में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस लेक्चर की शुरुआत से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो रिक्वेस्ट यह है कि अगर आप सभी ने इस चैप्टर के पिछले वाले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर एक सीक्वेंस में एक ईजीस्ट वे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। इस चैप्टर के सभी लेक्चर्स के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आपको आई बटन पे शो हो रही होगी, आप वहां से जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना यह मॉडल अपने ही एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर दिया। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट अपने दो स्टूडेंट्स हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्स्टेन के साथ मिलकर किया। इसलिए इन तीनों नेम्स में से गीगर मार्स्टेन एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तीनों में से कोई भी नाम अगर आपको मिले तो आप समझ जाना कि वहाँ पे रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर गीगर मार्स्टेन प्रयोग की बात हो रही है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड साहब ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या प्रायोगिक व्यवस्था रखी, क्या क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस प्रयोग में यूज में लिया, उसको अब हम देखते हैं। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड साहब ने इस प्रकार का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियो सक्रिय तत्व लिया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये रेडियो सक्रिय तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस में से स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती रहती है। रेडियो सक्रिय तत्व वे तत्व होते हैं जिनके नाभिक में से स्वतः ही अल्फा, बीटा या गामा रेज निकलती रहती है। ये रेज काफ़ी हायर एनर्जेटिक रेज होती है। ये जो रेज होती है ये बहुत ही उच्च ऊर्जा वाली रेज होती है। इस एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, इसके अंदर से अल्फा रेज निकल रही थी, इसके अंदर से अल्फा किरणें या अल्फा कण निकल रहे थे। अभी अल्फा कण क्या होते हैं, ये अल्फा रेज क्या होती है, अल्फा किरणें क्या होती है, आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा। तो मैं आपको अगर सीधे तौर पर बताना चाहूँ तो आपको ये याद रखना है कि अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं। अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं। और अगर इसको हम डिटेल में देखना चाहें तो अल्फा कण बताऊं क्या होते हैं। अगर हीलियम के एक एटम में से, हीलियम के एक एटम में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। अगर हीलियम के एक एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाए तो क्या बचेगा, ये हीलियम का पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, या फिर इसे हम हीलियम का न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। यानी कि ये जो हीलियम का न्यूक्लियस बचता है इसे ही हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, इसे ही हम अल्फा कण बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये जो अल्फा पार्टिकल वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, इसके अंदर से क्या निकलेंगे, स्वतः ही इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, अल्फा कण निकलेंगे। तो ये अल्फा कण चारों तरफ नहीं फैले। अगर इसके अंदर से अल्फा कण निकलेंगे तो वो तो चारों तरफ फैल जाएंगे। हमें इसको एक निश्चित दिशा के अंदर ही लेके जाना है। इसलिए उन्होंने, रदरफोर्ड साहब ने, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसको एक लेड के बॉक्स में बंद कर दिया। इस प्रकार के एक लेड का बॉक्स लिया उन्होंने
और उसके अंदर इस अल्फा पार्टिकल वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट को बंद कर दिया। इससे क्या होता है, ये जो लेड होता है ना, इसके अंदर कुछ हद तक इन अल्फा पार्टिकल्स को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिससे कि ये अल्फा पार्टिकल चारों दिशाओं में नहीं फैलेंगे, केवल ये जिस साइड से ये बॉक्स खुला हुआ है उसी साइड में ये अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे इस प्रकार से। अब ये अल्फा पार्टिकल्स इस प्रकार से फैलते हुए जा रहे हैं। इन अल्फा पार्टिकल्स को हमें एक बीम के रूप में, एक पुंज के रूप में आके लेके जाना है, इसलिए रदरफोर्ड साहब ने इनके बीच में एक स्लिट लगाई। इस प्रकार की एक स्लिट उन्होंने इन अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में लगाई। इस स्लिट का काम क्या होता है, इस स्लिट की मदद से हम ये जो अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करवा रहे हैं इनको एक पुंज के रूप में, एक बीम के रूप में आगे ले जा सकते हैं। अब जैसे ये फैलते हुए जो आ रहे थे ना अल्फा पार्टिकल, जैसे ये स्लिट के सामने आएंगे, स्लिट की मदद से ये बिल्कुल एक पुंज के रूप में बाहर निकलेंगे, एक बीम के रूप में इस प्रकार से बाहर निकलेंगे। रदरफोर्ड साहब ने इन अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की एक सोने की पन्नी पर। इस प्रकार की एक सोने की पन्नी ली, क्या है ये, AU, सोने की पन्नी। अब उन्होंने यहाँ पे सोने की पन्नी ही क्यों यूज ली, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोने के अंदर, सोने की जो पन्नी होती है या फिर सोना जो होता है उसके अंदर आपको पता है क्या होता है, आघातवर्धिता का गुण होता है। यानी कि सोने को पीट पीट कर बहुत पतला किया जा सकता है, एक पन्नी के रूप में बनाया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने सोने की पन्नी ही यूज ली। सोने को इसलिए यूज किया क्योंकि सोने को हम जितना उस पर आघात डालेंगे उतना ही वो बड़ा होता जाएगा। पीट पीट के उसको एक पन्नी के रूप में किया जा सकता है। और इस सोने की पन्नी की मोटाई उन्होंने लगभग रखी ओनली 100 नैनोमीटर। अब इतना, ये बहुत पतला था, ये बहुत पतली पन्नी थी, इतना पतला केवल सोने को ही किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे सोने की पन्नी यूज ली। दोस्तों, रदरफोर्ड साहब ने इस सोने की पन्नी पर इन अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करी। तो आपको बताइए, ये जो सोने की पन्नी है इसके अंदर इस प्रकार से सोने के एटम्स होंगे, इस प्रकार से AU के एटम्स होंगे इसके अंदर, AU के एटम्स होंगे। अब इन AU के एटम्स पर, सोने के एटम्स पर अगर हम अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाएंगे तो क्या होगा। आपको पता है ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। और थॉमसन मॉडल में थॉमसन साहब ने क्या बताया था, सर जे थॉमसन ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो एक धनावेशित गोला होता है और उसमें जो धनावेश होता है वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है। अगर धनावेश पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित होगा थॉमसन मॉडल के अनुसार, तो क्या होगा, ये धनावेशित किरणें जैसे ही इन धनावेशित परमाणुओं के पास में आएगी, इनके अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, और ये अल्फा रेज या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इस प्रकार से विक्षेपित होंगी, या फिर क्या इस सोने की पन्नी को पार करके भी जाएगी ना, तो उस प्रतिकर्षण के कारण इनकी गति धीमी हो जाएगी। ऐसा होना चाहिए था ना। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्फा रेज इसको पार करके गई या फिर विक्षेपित हुई। इसके लिए रदरफोर्ड साहब ने इस सोने की पन्नी के चारों तरफ इस प्रकार की एक वृत्ताकार स्क्रीन लगा दी। इस प्रकार की एक वृत्ताकार स्क्रीन उन्होंने इस सोने की पन्नी के चारों तरफ लगा दी और इस वृत्ताकार स्क्रीन पर उन्होंने जिंक सल्फाइड या ZnS की कोटिंग कर दी। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का काम क्या होता है, जैसे ही इस फ्लोरोसेंट मटेरियल की कोटिंग लगी हुई स्क्रीन पर कोई भी पार्टिकल टकराएगा तो वहाँ पे एक फ्लैश उत्पन्न होगी, एक फ्लैश हमें दिखाई देगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे कोई पार्टिकल टकराया है। इस प्रकार से उन्होंने ZnS की कोटिंग उस स्क्रीन पर कर दी। अब अगर ये अल्फा पार्टिकल किधर भी जाके इस स्क्रीन पर टकराएंगे तो वहाँ पे फ्लैश उत्पन्न होगी। अब रदरफोर्ड साहब ने जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स की बौछार इस सोने की पन्नी पर करी तो उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने जो फर्स्ट बात जो नोटिस करी, अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे ही इस सोने की पन्नी को पार करते हुए सीधे ही निकल गए और यहाँ पे आके फ्लैश उत्पन्न करी।
सीधे ही निकल गए, ना उनकी गति धीमी हुई ना वो विक्षेपित हुए। अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स तो बिल्कुल सीधे निकल गए और कुछ अल्फा पार्टिकल्स विक्षेपित भी हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस प्रकार विक्षेपित भी हुए। थर्ड जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी वो ये करी कि अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स विक्षेपित हुए। जो थर्ड जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी वो ये करी कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल, लगभग 20,000 में से ओनली 1 अल्फा पार्टिकल, 20,000 कणों में से केवल एक पार्टिकल, एक कण ही इस सोने की पन्नी के सामने जाकर वापस आ गया, 180 डिग्री पे वापस आ गया और यहाँ पे फ्लैश उत्पन्न करी। करीब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाकर वापस आ गया। अब ये इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्यों हुआ होगा और ये कैसे हुआ होगा और क्या हुआ होगा, इसको हम एक बार एक एटम को जूम करके देखेंगे और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस, प्रेडिक्शन तथा इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट हमें प्राप्त हुए, उनको भी एक बार लिखते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रदरफोर्ड साहब ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या प्रेडिक्शंस प्राप्त किए, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस प्राप्त किए। फिर उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर उन्होंने क्या क्या परिणाम हमें बताए वो भी हम देखने वाले हैं, रिजल्ट्स। फर्स्ट जो बात ऑब्जर्व करी हमारे रदरफोर्ड साहब ने वो ये करी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी उनकी? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, सोने की पन्नी को पार करते हुए सीधे निकल गए। अब ये अधिकांश अल्फा कण सीधे कैसे निकल गए, इसको हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। ये जो सोने की पन्नी है इसके अंदर इस प्रकार से सोने के एटम्स होंगे, Au के एटम्स होंगे। अब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या करी, जैसे ही उन्होंने अल्फा कणों की बौछार करी तो फर्स्ट बार जो ऑब्जर्व करी वो ये करी कि अधिकांश अल्फा कण तो इसको पार करते हुए सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण इसको पार करते हुए इस प्रकार सीधे निकल गए। इस प्रकार सीधे निकल गए। अब आप बताओ कि ऐसा क्यों हुआ होगा, इसको हम एक बार ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी रोड पे चल रहे हो और वो रोड बिल्कुल खाली है तभी तो आप सीधे निकल जाओगे बिल्कुल। अगर उस रोड पे ट्रैफिक होगा या फिर कोई और होगा तो आप क्या करोगे, या तो आप इधर उधर घूम के या फिर रुकोगे या फिर कुछ भी करोगे। आप सीधे कब निकल जाओगे, जब वो रोड खाली होगी। तो सेम वो बात यहाँ पे है, अधिकांश अल्फा कण सीधे क्यों निकल गए, यानी कि ये परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो बिल्कुल खाली है, इसलिए बिना विक्षेपित हुए अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल गए। इससे क्या रिजल्ट उन्होंने बताया, क्या रिजल्ट निकल के आया, वो ये आया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है या फिर खाली है। अब सेकंड बात जो रदरफोर्ड साहब ने इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करी वो ये थी कि कुछ अल्फा कण सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गए। कुछ अल्फा कण सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गए। अब ये विक्षेपित कैसे हुए होंगे उसको हम देखते हैं। कुछ अल्फा कण इस प्रकार से सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हो गए।
अब ये विक्षेपित क्यों हुए, इसको हम समझे तो ऐसे समझ सकते हैं। आप सबको पता है कि ये जो अल्फा कण है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, धनावेशित कण है। तो ये धनावेशित कण है, ये रिफ्लेक्ट कब होंगे, जब इनके आसपास में कोई धनावेश आए जिसके कारण इनके अंदर प्रतिकर्षण हो, उसके कारण ये विक्षेपित हो जाएंगे, रिपल्शन के कारण ये विक्षेपित हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि परमाणु के अंदर धनावेश उपस्थित होता है, परमाणु के अंदर धनावेश उपस्थित होता है, तभी तो ये धनावेश के आसपास में आए धनावेश और इन धनावेश के अंदर रिपल्सन हुआ और रिपल्सन के कारण ये विक्षेपित हो गए। तो सेकंड जो ऑब्जर्वेशन थी उससे उन्होंने रिजल्ट क्या निकाला, परमाणु में धनावेश उपस्थित होता है। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड साहब ने जो थर्ड बात ऑब्जर्व करी वो ये थी कि बहुत कम अल्फा कण लगभग 20,000 में से ओनली 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौट आए। थर्ड बात क्या ऑब्जर्व करी कि बहुत कम अल्फा कण, करीब 20,000 में से ओनली 1 अल्फा कण वापस लौट के आ गया। अब ये कैसे लौट के आया होगा इसको भी हम देखते हैं। 20,000 में से एक अल्फा कण इस प्रकार से 180 डिग्री वापस लौट के आ गया, इस प्रकार से विक्षेपित हुआ। ये क्यों हुआ, ये अल्फा कण वापस क्यों लौट के आ गया, ऐसा क्यों हुआ, इसको हम समझने की कोशिश करें तो इस प्रकार समझेंगे कि ये जो अल्फा कण है, आपको पता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा कण परमाणु में उपस्थित उस धनावेशित भाग के ठीक सामने आ गया, जिसके कारण इन दोनों के अंदर भयंकर वाला प्रतिकर्षण हुआ, भयंकर वाला रिपल्शन हुआ, जिस कारण ये अल्फा कण वापस लौट के चला गया। लेकिन 20,000 में से केवल एक कण ही वापस क्यों लौट के गया, 20,000 में से केवल एक कण ही वापस क्यों लौट के गया, इस बात से हमें क्या अनुमान लगाया जा सकता है, इस बात से हमें क्या परिणाम मिलता है, वो ये है कि परमाणु में उपस्थित जो धनावेशित भाग है वो अत्यंत सूक्ष्म है, जिसके कारण हम इतने अल्फा कण भेज रहे हैं लेकिन उनमें से केवल एक अल्फा कण ही वापस लौट के जा रहा है। इसका मतलब जो परमाणु में उपस्थित जो धनावेशित भाग है वो बहुत छोटा है, अत्यंत सूक्ष्म भाग है। जो परमाणु में उपस्थित धनावेशित भाग है वो बहुत ही छोटा है। थर्ड बात से क्या रिजल्ट उन्होंने बताया, रदरफोर्ड साहब ने बताया कि परमाणु में जो उपस्थित धनावेशित भाग है, परमाणु में उपस्थित धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। और उस धनावेशित भाग को उन्होंने नाभिक कहा। इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने गणना करके नाभिक तथा परमाणु की त्रिज्या भी उन्होंने बताई। उन्होंने बताई कि परमाणु की त्रिज्या, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही उन्होंने गणना करके ये त्रिज्या बताई। परमाणु की त्रिज्या उन्होंने बताई 10⁻⁻10 मीटर। और जो नाभिक होता है, उसकी त्रिज्या रदरफोर्ड साहब ने क्या बताई, 10⁻⁻15 मीटर। अब आप देख सकते हो इनके अंदर कितना डिफरेंस है। इनके अंदर डिफरेंस है 10⁵ मीटर का। यानी कि अगर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करें तो यह है कि जो परमाणु होता है ना, ये नाभिक से करीब 1,00,000 गुना बड़ा होता है। परमाणु नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। अगर परमाणु इतना सा होगा ना तो इससे 1,00,000 गुना बड़ा पूरा परमाणु होगा। अब अंदाजा लगा सकते हो कि परमाणु का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है नाभिक की तुलना में। नाभिक एक तरीके से नगण्य माना जाता है, नाभिक का आकार बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल सूक्ष्म नाभिक होता है। इस बात को समझाने के लिए रदरफोर्ड साहब ने एक एग्जाम्पल भी दिया। उस एग्जाम्पल की मदद से रदरफोर्ड साहब ने इस बात को बारीकी से समझाने की कोशिश की। वो एग्जाम्पल ये था, उन्होंने बताया कि अगर कोई क्रिकेट का ग्राउंड 5 किलोमीटर त्रिज्या वाला है, अगर कोई 5 किलोमीटर त्रिज्या वाला क्रिकेट का ग्राउंड है,
तो उस ग्राउंड में जो क्रिकेट की बॉल होती है ना, उतना सा नाभिक होता है। अगर नाभिक को हम एक क्रिकेट की बॉल जितना माने तो परमाणु की साइज कितनी होगी? 5 किलोमीटर चौड़े, 5 किलोमीटर त्रिज्या वाले क्रिकेट के ग्राउंड जितनी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार के सामने बिल्कुल नगण्य होता है। चलिए दोस्तों, अब हम रदरफोर्ड साहब ने जो अपने इस एक्सपेरिमेंट से प्राप्त ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स के आधार पर जो अपना न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल, नाभिकीय परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, उसके एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, रदरफोर्ड साहब ने अपने इस एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पॉइंट जो बताया वो ये बताया। रदरफोर्ड साहब ने फर्स्ट पॉइंट में रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया दोस्तों? इस पॉइंट में रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश तथा अधिकांश द्रव्यमान अत्यंत सूक्ष्म भाग में संकेंद्रित होता है, जिसे इस सूक्ष्म भाग को उन्होंने नाभिक कहा। तो इसमें एक बात तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु का धनावेश, संपूर्ण धनावेश अत्यंत सूक्ष्म भाग में संकेंद्रित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। अपने इस एक्सपेरिमेंट में भी पहले देखा था कि उसमें जो वो एक अल्फा कण आ रहा था वो रिफ्लेक्ट होकर जा रहा था। वो किस कारण जा रहा था? कि उसके जो केंद्र होता है उसके अंदर अत्यंत सूक्ष्म भाग में पूरा धनावेश होता है, जिसके कारण रिपल्सन के कारण वो वापस जा रहा था। इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि परमाणु में जो धनावेश होता है वो अत्यंत सूक्ष्म भाग में संकेंद्रित होता है। दूसरी बात इसमें क्या है कि अधिकांश द्रव्यमान भी अत्यंत सूक्ष्म भाग में संकेंद्रित होता है, जिससे इस भाग को हम नाभिक कहते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको पता है कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो किसके कारण होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण ही तो परमाणु का द्रव्यमान होता है। और आप सबको पता है कि परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे उपस्थित रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि परमाणु में अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही नाभिक में रहेंगे तो परमाणु का द्रव्यमान भी ओवरऑल उस नाभिक में रहेगा, उस अत्यंत सूक्ष्म भाग में रहेगा। इस बात को आप समझ गए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। अपन केवल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है उसी को कंसिडर करते हैं। और आप सबको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो इस बात से ये साबित होता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहेंगे तो परमाणु का ओवरऑल द्रव्यमान भी नाभिक में ही उपस्थित रहेगा। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड साहब ने सेकंड बात अपने इस एटॉमिक मॉडल में क्या बताई। रदरफोर्ड साहब ने बताया कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षक या ऑर्बिट कहते हैं। उन वृत्ताकार पथों को क्या बोलते हैं? कक्षक या फिर ऑर्बिट। इसको हम समझने की ऐसे कोशिश करते हैं। इसमें क्या बता रखा है? परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कक्षक कहते हैं। यह हो गया नाभिक, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। ये वृत्ताकार पथ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं इस प्रकार। दोस्तों, रदरफोर्ड साहब का जो ये परमाणु मॉडल था, इसकी जो हम तुलना कर सकते हैं वो हम सौर मंडल से कर सकते हैं। किस प्रकार कि ये जो नाभिक होता है इसको हम सूर्य मान सकते हैं, और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं, गतिमान रहते हैं, जो वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। सेम उसी प्रकार जो नाभिक होता है वो सूर्य की तरह होता है, और उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो उन ग्रहों की तरह होते हैं। तो हम इस मॉडल को सौर मंडल से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल में भी सेम सौर मंडल के अनुसार ही अगर हम सूर्य को नाभिक माने तो ये इलेक्ट्रॉन्स उन सूर्य के चारों तरफ गतिमान ग्रहों की तरह इलेक्ट्रॉन्स को माना जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस मॉडल का थर्ड जो पॉइंट है, रदरफोर्ड साहब ने जो थर्ड पॉइंट बताया उसको हम देखते हैं। रदरफोर्ड साहब ने अपने इस परमाणु मॉडल में थर्ड जो पॉइंट बताया वो ये बताया
परमाणु में उपस्थित नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु में उपस्थित नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन्स आकर्षण के स्तर विद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। थर्ड बात उन्होंने क्या बताई कि परमाणु में उपस्थित नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन्स आकर्षण के स्तर विद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। परमाणु में जो उपस्थित होता है, ये नाभिक होता है परमाणु में, ये और ये इलेक्ट्रॉन्स एक बल के द्वारा बंधे हुए रहते हैं, एक आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं विद्युत स्तर विद्युत बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप सबको पता है कि परमाणु में जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या रहता है, धनावेश रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणावेशी होते हैं। तो ऋणावेश और धनावेश के अंदर क्या होता है, आकर्षण होता है। ऑब्वियसली इनके अंदर जो आकर्षण होता है, वो जो आकर्षण बल इनके अंदर लगता है, उस बल को क्या बोला उन्होंने, स्तर विद्युत बल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ही परमाणु में नाभिक से इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए रहते हैं। दोस्तों, हमने रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इस मॉडल की कमियों को देखते हैं, इस मॉडल के ड्रॉबैक्स को देखते हैं कि क्या दोष रहे इस मॉडल में जिसके कारण ये मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम रदरफोर्ड साहब के नाभिकीय परमाणु मॉडल के ड्रॉबैक्स को देखने की कोशिश करते हैं। क्या इस मॉडल में क्या कमियां थी, क्या दोष थे इस मॉडल के, उनको हम देखते हैं। ड्रॉबैक्स या फिर कमियां। दोस्तों, अभी हमने रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था। दोस्तों, उस टाइम पे एक महान वैज्ञानिक मैक्सवेल साहब की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी आई थी। उस थ्योरी में मैक्सवेल साहब ने बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के, ये जो न्यूक्लियस होता है ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो वो लगातार एक एनर्जी लूज करेगा, एक ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वे अपने अंदर से एक ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अगर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक एनर्जी का उत्सर्जन करने लग जाएंगे तो क्या होगा, ये अपने रास्ते को छोटा करने लग जाएंगे। इस प्रकार एनर्जी लूज होती जाएगी, ये अपने रास्ते को छोटा करते जाएंगे और लास्ट में जाके क्या करेंगे, न्यूक्लियस से भिड़ जाएंगे। तो इससे तो क्या होगा, ये तो परमाणु ही खत्म हो जाएगा, परमाणु स्थायी नहीं रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इस बात की व्याख्या रदरफोर्ड साहब नहीं कर पाए कि परमाणु के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं नाभिक के तो क्या होगा। मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार तो ये अपने अंदर से एक एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करेंगे तो अपने रास्ते को ये छोटा करेंगे, छोटा करते करते चले जाएंगे और लास्ट में जाके नाभिक से भिड़ जाएंगे। क्यों करेंगे छोटा, इसको हम ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको कहीं पर जाना हो और अगर आपकी कार के अंदर फ्यूल कम हो तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट्स ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, रास्ते को अपने वो छोटा करना स्टार्ट कर दोगे। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो वो क्या करेंगे, अपने जो रास्ते हैं उसको छोटा करना स्टार्ट कर देंगे, अपने पथ को छोटा करेंगे और लास्ट में जाके नाभिक से भिड़ जाएंगे और परमाणु ब्लास्ट हो जाएगा। जबकि ऐसा रियल में नहीं होता है, परमाणु तो स्थायी होता है। तो इस थ्योरी के अनुसार इस मॉडल में रदरफोर्ड साहब परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। फर्स्ट जो ड्रॉबैक था वो क्या था, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया।
इसका सेकंड ड्रॉबैक हम देखते हैं। सेकंड ड्रॉबैक ये था कि रदरफोर्ड साहब अपने इस मॉडल के अनुसार परमाणु में जो सेल्स होते हैं उनकी व्याख्या नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स किन सेल्स में रहते हैं। परमाणु की संरचना के बारे में पूरी जानकारी अपने इस मॉडल के अनुसार रदरफोर्ड साहब नहीं कर पाए। तो इस सेकंड ड्रॉबैक क्या लिखे हम, यह मॉडल परमाणु की संरचना के बारे में नहीं बता पाया। यह मॉडल परमाणु में जो सेल्स उपस्थित रहते हैं उनके बारे में नहीं बता पाया। दोस्तों, हमने इस लेक्चर में रदरफोर्ड के न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद में हमने इस मॉडल के जो पॉइंट्स थे उनको अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की। लास्ट में हमने इस रदरफोर्ड के न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स या फिर इसकी कमियों को अच्छे से अध्ययन किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग।